हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि अगर अच्छे अच्छे प्रश्न अच्छा से एनालिसिस किया जा रहा है तो आप इनको करिए और अपने तैयारी को एकदम धुधार तरीके से एकदम लगाए रखिए। ठीक है, और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मत छोड़िए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर सेट का भी जरूरी है करना। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कैसा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबियन, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एम्फीबिया है, क्या है ये? एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया। ठीक है, ये क्या है आपका? एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबियन लिखा है। एम्फीबिया पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया? तो एम्फीबिया पौधे को निम्नलिखित में से, ठीक है, ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। किसमें? ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब देखिए टेरिडो जो फाइटा होता है, इस प्रश्न का उत्तर तो ब्रायोफाइटा हो गया। जो टेरिडोफाइटा है ये किसके अंतर्गत आता है? पादप जगत के अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए जो थैलोफाइटा होता है ये भी अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। बात समझ में आया? ये जो ब्रायोफाइटा है ये भी किसके अंतर्गत आता है? अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गया? अब थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा जो होता है ये क्या होता है? टेरिडोफाइटा जो होता है इसको हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, जैसे उभयचर एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत ब्रायोफाइटा आता है। बात समझ में आ गया? जो उभयचर एम्फीबिया वर्ग होता है उसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा आता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, जो ये ब्रायोफाइटा पौधे होते हैं ये क्या होते हैं? सरल स्थलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? सरल, सबसे सरल स्थलीय पौधे होते हैं। कौन? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? सबसे सरल स्थलीय पौधे होते हैं। जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये मृदा अपरदन को रोकने में बहुत सहायता करते हैं। क्या करते हैं? मृदा अपरदन को रोकने में बहुत सहायता करते हैं। बस समझ में आ गया? जो ये संवहन उत्तक होता है, अर्थात फ्लोएम और जाइलम जो होता है, जाइलम और फ्लोएम का इसमें ब्रायोफाइटा में अभाव होता है। बात समझ में आ गया? तो ये सभी के सभी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत होता है। बात समझ में आ गया? अब इस प्रश्न का उत्तर ब्रायोफाइटा के बारे में समझ गए। मृदा अपरदन में ये बहुत सहायता करता है। ये सबसे सरल स्थलीय पौधा होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है? ये ब्रायोफाइटा जो होता है ये क्या होता है? इसमें संवहन उत्तक अर्थात फ्लोएम और जाइलम का अभाव, पूर्णता अभाव होता है। बात समझ में आ गया? पूर्णता अभाव होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ज्यादा समय न लेते हुए इस प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किसी तने हुए रबड़ बैंड में अभी देखिए क्या होता है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, तना हो, दबा हो, ठीक, पकड़ा हो, ठीक है, लटका हो, उस सभी जगह, चाबी वाली घड़ी हो, खिलौना हो, उस सभी में संचित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो घड़ी होता है उसमें हम लोग एक बार चाबी दे देते हैं, घड़ी चलती रहती है। एक बार क्या, जब तक उसमें ऊर्जा रहती है तब तक वो घड़ी चलती है, और जब ऊर्जा खत्म घड़ी बंद। बात समझ में आ गया? जब गाड़ी वाला हम खिलौना लेते हैं तो उसमें जब चाबी देते हैं तो जब तक उसमें ऊर्जा रहती है तब तक वो गाड़ी दूरी तय करती है, उसके बाद से रुक जाती है। बात समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से जब तक हम लोग सोफे पे या गद्दे पे बैठे रहते हैं तब तक वो क्या रहता है? दबा रहता है, और जैसे हम लोग अपनी वहां से हटते हैं वो गद्दा अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। बस समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये डिस्कस करना है, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि संचित ऊर्जा। ठीक है, तो समझ में आ गया? स्थिति के कारण या अपने अवस्था के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बात समझ में आ गया? अब इसका उदाहरण क्या होगा? अब पहले ऑप्शन को कर लीजिए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब थोड़ा सा इसके उदाहरण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो स्थितिज ऊर्जा होता है इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है mgh होता है। ठीक है, अब जो ये स्थितिज ऊर्जा होता है इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उदाहरण क्या होगा? तो एक तो पहला उदाहरण ये होगा तने हुए रबड़ बैंड में। किसमें? तने हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? तने हुए रबड़ बैंड में
रबड़, ठीक है, बैंड में। बात समझ में आया? रबड़ बैंड में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे तना हुआ गुलेल, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? तना हुआ धनुष या स्प्रिंग। बात समझ आया? तो इसमें ये सभी के सभी क्या होते हैं? स्थितिज ऊर्जा होते हैं। हाँ, घड़ी, ठीक है, चाबी वाली घड़ी, ठीक है, चाबी वाली घड़ी में संचित ऊर्जा होती है कौन? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, ठीक है, चाबी वाली घड़ी। ये सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है, चाबी वाला घड़ी, ठीक है, चाबी वाला घड़ी जिसमें क्या होती है? ऊर्जा संचित होती है। ये सभी के सभी क्या है? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। बात समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी अगर 0 है तो उसका विस्थापन भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 0, या ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे आया है 0 विस्थापन, ठीक है। तो 0 विस्थापन का मतलब क्या होता है? 0 विस्थापन, ठीक है, विस्थापन 0, ठीक है, विस्थापन 0 क्या अर्थ क्या है? तो अर्थ इसका क्या है कि देखिए, विस्थापन 0 का अर्थ क्या है कि जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक समान हो, जब वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक समान हो तो उसका मतलब होगा कि विस्थापन 0 होगा। बात समझ में आ गया? तो अब थोड़ा सा हम लोग विस्थापन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या विस्थापन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं कि जब दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को। किसको? न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। बस समझ में आ गया? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ में आ गया? अब हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं। क्या यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मीटर होगा। बात समझ में आया? क्या होगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, इसमें परिमाण, ठीक है, परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। बात समझ में आया? परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। और ये एक कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ओके, कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। सदिश, बात समझ में आया? सदिश राशि है। तो इस प्रश्न में इतना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये देखिए कह रहा है, ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अब ऊर्जा जब शब्द आया है तो ऊर्जा की थोड़ा सा हम लोग परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बस समझ में आ गया? कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आया? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा जब शब्द आ गया, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहता है, तो जो ऊर्जा होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक इसका क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। बात समझ में आया? इसका सीजीएस जो मात्रक होता है, सीजीएस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीजीएस मात्रक
सीजीएस जो मात्रक होता है इसका क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 5 अर्ग होता है। 10 टू द पावर 10 की पावर 5 अर्ग होता है। बस समझ में आया। अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, 10 की पावर 7 डाइन होगा। ठीक है, 10 की पावर 7 डाइन होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होगा। बस समझ में आया। अब यहाँ पे समझते हैं एक पारसेक बराबर क्या होगा, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, या बराबर कर लेंगे, ये हम लोग कर देंगे 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। बस समझ में आ गया। तो ये होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। बस समझ आ गया। तो ये यहाँ पे ऊर्जा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसको हम लोग समझे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चनों को करते रहेंगे। ठीक है, देखिए डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन डेली परफेक्ट रिवाइज करेंगे तभी आप बेहतर है। अगर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेहतर नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हम लोग चलेंगे थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे अगला प्रश्न क्या होने वाला है। ठीक है, कह रहा है एक लेंस में प्लस 2.0 ये डायोप्टर है। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो डायोप्टर होता है जिसको डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई होगी। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर बाद में जानेंगे, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, उत्तर बाद में इसको हम लोग समझते हैं। तो लेंस का, ठीक है, लेंस की क्षमता को हम लोग P से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आता है, ये बात समझ में आ गया। लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं, P = 1/F हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। जो ये लेंस की क्षमता है इसका क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो डायोप्टर होगा। क्या होगा, डायोप्टर होगा। इसको लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। बस समझ में आया कि नहीं, डायोप्टर में मापते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दिया क्या है, लेंस में इतना डायोप्टर का क्या लगा है, शक्ति। ठीक है, शक्ति P दिया है। ठीक है ना, तो लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे F = हो जाएगा 1/P। बस समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 1/, ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये इतना क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। मीटर दिया ना, तो ये फोकस, तो ये मीटर हो जाएगा। बस समझ में आएगा, तो इतना मीटर। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब लेंस की फोकस अगर प्लस में दिया हो तो उत्तल लेंस की बात होगा। किसका होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये जो होता है आप ध्यान दीजिएगा। और जब F क्या होगा, माइनस में होगा तो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या होगा कि अगर फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो उत्तल लेंस होगा, अगर फोकस दूरी नेगेटिव होगा तो अवतल लेंस होगा। दर्पण की बात नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का थोड़ा सा हम लोग आंसर देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे निकल के आया है, ये पॉजिटिव में आया है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाला हम लोग लेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, ये यही 2 उत्तल है। ठीक है, यहाँ करेक्ट है, बाकी समझ में आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं
उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है, तो किस में संग्रहित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। किसमें रूप में, ग्लाइकोजन, जो हम भोजन करते हैं उसमें जो कुछ भी ऊर्जा उससे प्राप्त होती है, जो हम भोजन करते हैं उससे जो कुछ भी ऊर्जा प्राप्त होती है तो किसके रूप में प्राप्त होती है, ग्लाइकोजन के रूप में प्राप्त होती है। बस समझ में आया, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, कारों में, ठीक है, कारों में हाँ, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है कारों के ब्रेकिंग पैड में, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, सकारात्मक प्रभाव का, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए दिया है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे प्रोपेन जब शब्द आया है तो प्रोपेन देखिए ध्यान दीजिएगा, ये संतृप्त में, ठीक है, संतृप्त में क्या होता है कि ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है मतलब एकल बंध होता है, एकल बंध, ठीक है, एकल बंध होता है, ठीक है। अब जब ये आया संतृप्त, इसमें एल्केन होता है, क्या होता है, एल्केन, ठीक है, इसमें इसका की फैक्टर क्या है, एन, ठीक है, एन। तो ये देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रोपेन, एन आ रहा है ना, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है, ये होता है। बस समझ में आ गया। तो ये जो n है ये क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या को बताता है, कार्बन परमाणु की संख्या को बताता है। बस बात समझ में आ गया। तो इस फार्मूले से इसमें क्या होता है, जब n शब्द आ जाए तो वहां पे दुगुने से दो अधिक का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दुगुना से दो अधिक कौन है, तो ये देखिए 2 दूना 4 2 6 ये भी है, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज पकड़ना है क्या आपको कि ये प्रोपेन है, ये कौन सा एल का है, ये कार्बन 3 के लिए, ठीक है, कौन सा है, प्रोप है, कौन सा है, प्रोप। तो ये प्रोपेन में 3 वाला पकड़ना है, तो 3 यही है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बस समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, C3H8 जिसका नाम क्या है, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। देखिए एन शब्द आया कि नहीं आया ना, प्रो प्लस एन, प्रोपेन। बस समझ में आया। तो ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है, ये देखिए ये बेहतरीन सा क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। ये कर रहा है निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय, ठीक है, अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता। तो देखिए इन सभी में क्या होता है कि इन सभी का प्रयोग तो किया जाता है, ईओसिन का, यूनिवर्सल इंडिकेटर का, मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन जो फिलाक्तीन होता है ये अम्लीय और उदासीन के बीच फर्क को डिसाइड नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बस समझ में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिनालेप्थिन जो है ये क्या होता है कि अम्लीय और उदासीन के बीच फर्क को डिसाइड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए कितना बेहतरीन सा प्रश्न है, ठीक है। ये है निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि किसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो देखिए किसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो देखिए ये जो फर्स्ट समूह में है, फर्स्ट ग्रुप में पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, और लिथियम, ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से। ये क्यों काट सकते हैं, ये नरम धातु होते हैं, क्या होता है, नरम धातु होते हैं जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। तो देखिए सोडियम, लिथियम, पोटेशियम है, तो कौन सा बचा, एल्युमिनियम जो तत्व धातु है, इसको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के आधा अधूरा सही करके मत आइएगा। ये मत देखिए बस चाकू से काट दिया तो हम बस चल दिए आगे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़िए और पूरा उत्तर बढ़िया से और 100% एक्यूरेसी के साथ दीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं
कि ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन ये कैसे निकलती है इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका सूत्र लिख लेते हैं NaHCO3। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका सूत्र। ठीक है, तो हम लोग ये सूत्र लिख लिए इसको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गर्म कर देंगे। बस समझ में आया? ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल को ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na2, ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, H2O प्लस CO2, ठीक है, ये गैस बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी जब मैं रासायनिक अभिक्रिया जब लेसन कंप्लीट करूंगा तो उसमें इन सभी चीज का मतलब बता दूंगा कि ये कब लगता है, ये कब लगता है, ये कब लगता है। बात समझ में आया? तो चलते हैं, अभी इसको समझ लिए हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इससे रिलीफ हो रही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये वृषण से स्रावित होता है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये बाहर निकलता है, टेस्टोस्टेरोन बाहर निकलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। मतलब पूछ रहा है कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा देखते हैं क्या होगा। तो इसका उत्तर हो रहा है वास्तविक और समान आकार का। कैसा? वास्तविक और समान आकार का इसका होगा। वास्तविक और समान आकार का होगा। समझ में आया? वास्तविक और समान आकार का इसका होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये देखिए ये कह रहा है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो देखिए सबसे पहले उभयधर्मी प्रकृति का कौन कौन सा होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उभयधर्मी जो प्रकृति के होते हैं वो कौन कौन होते हैं? Al2O3, ठीक है, और ये क्या होता है? PbO लेड ऑक्साइड, एक होता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक, ये सभी के सभी क्या है? उभयधर्मी प्रकृति के हैं। और इसमें मैच करा लेते हैं तो कौन सा है? कह रहे उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, बाकी ये सभी के सभी नहीं होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, द्रव्यमान और वेग पे। ठीक है, अब ये आया गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा का जो बेसिक सूत्र है वो क्या होता है? इसको हम लोग कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है हाफ mv² होता है। ठीक है, हाफ mv² इसका सूत्र होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैनेटिक एनर्जी और, ठीक है, और संवेग के बीच में एक संबंध होता है। वह संबंध क्या है? तो ये संवेग का स्क्वायर बटा 2m। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान और वेग के ऊपर क्या होता है? निर्भर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बढ़ते भ्रूण की धारणा और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो वो होगा ऑप्शन डी गर्भाशय। ठीक है, क्या होगा? गर्भाशय इस प्रश्न का उत्तर होगा गर्भाशय। ठीक है, यूटेरस भी इसको बोला जाता है, इंग्लिश में यूटेरस भी बोला जाता है। गर्भाशय जो होता है हर महीने प्रिपेयर करता है। बस समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो देखिए एक चीज समझिए इस प्रश्न के माध्यम से कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ था कि जो 3 वैज्ञानिक थे, डुबराइनर, मेंडलीफ और न्यूलैंड, इन्होंने जब तत्वों को सजा रहे थे तो उस समय इन्होंने क्या किया था? परमाणु भार के आधार पे, द्रव्यमान संख्या के आधार पे तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया था। ठीक है, लेकिन हेनरी मोजले के द्वारा जब ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने एक नया संशोधन किया और कहा कि हम अपने तत्वों को क्या करेंगे कि परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पे इन्होंने तत्वों को सजा दिया। बात समझ में आया? तो इन्होंने इतना सा किया और आज बेहतरीन एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग के सामने है जो बेहतरीन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पे क्या है।
उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजा दिया। अब बात समझिएगा कि ये परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या या आणविक द्रव्यमान, ये तीनों की तीनों क्या है, एक ही बात है, ठीक है, तीनों की तीनों क्या है, एक ही बात है। समझ में आया? तो ये भार के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? ये भार के बारे में बात हो रहा है। ये परमाणु संख्या का ये या परमाणु क्रमांक का ये दोनों एक ही बात है। परमाणु क्रमांक का ये या परमाणु संख्या का ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये जो एक तत्व जो होता है यक्स, इसमें यहाँ पे क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक होता है। यहाँ पे क्या होता है? परमाणु भार, परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है, या इसको कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या होता है, या परमाणु द्रव्यमान होगा, या आणविक द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, कह रहा है किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या दिया है? तो यहाँ पे V इक्वल टू दिया है 2 वोल्ट, करंट I इक्वल टू दिया है हमको 1 एम्पियर, ठीक है। पूछ रहा है कि तार के प्रतिरोध, तो हम लोग को पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। R हमसे पूछ रहा है, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा V इक्वल टू I। तो यहाँ पे वोल्ट दिया 2 और करंट दिया है 1, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया, 2 ओम निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। तो ये देखिए, तीसरे में जो रखा गया है वो है आर्गन। कौन सा है? आर्गन। कौन सा है? आर्गन, ठीक है, जिसका प्रतीक क्या है, AR। इसको हम लोग इससे परमाणु क्रमांक 18, इसका परमाणु भार 39.9, ठीक है, ये है, ठीक है। तो समझ में आया? तो अब हम लोग मिलते हैं अगले पेपर में, अगले पेपर के साथ, ठीक है। तब तक अलविदा, बाय बाय।